नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया चैनल में। आज 11 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखों को पढ़ेंगे, यानी कि मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स। तो सबसे पहला जो पॉपुलर आर्टिकल है उसका टाइटल है ब्रिक्स सीक्स इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ब्रिक्स समावेशी इंट्रा अफगान वार्ता चाहता है। 5 सदस्यीय समूह ने आतंकवाद विरोधी कार्य योजना को अपनाया। गुरुवार को आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए समावेशी इंट्रा अफगान वार्ता का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आभासी शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान के विकास पर हावी था और ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्य योजना को अपनाया। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को भी अपनाया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नक्षत्र पर समझौते के साथ सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर प्रमुख वस्तुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, काबुल में एक अंतरिम सरकार की घोषणा करने वाले तालिबान की पृष्ठभूमि के खिलाफ भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान पर चर्चा हुई। ब्रिक्स नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीकों से स्थिति को निपटाने का आह्वान किया और हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमलों की निंदा की, जिसमें कई अमेरिकी सैन्य कर्मियों सहित कम से कम 100 लोग मारे गए थे। हम एक समावेशी अंतर अफगान वार्ता को बढ़ावा देने में योगदान करने की आवश्यकता पर बल देते हैं ताकि देश में स्थिरता, नागरिक शांति, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। हम आतंकवाद से लड़ने की प्राथमिकता को रेखांकित करते हैं, जिसमें आतंकवादी संगठनों द्वारा अफगान क्षेत्र को आतंकवादी पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करने और अन्य देशों के खिलाफ हमले करने के प्रयासों को रोकना शामिल है। शिखर सम्मेलन के अंत में जारी एक संयुक्त बयान की घोषणा नई दिल्ली घोषणा शीर्षक वाले दस्तावेज ने अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति को संबोधित करने का भी आह्वान किया और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता का आग्रह किया। बैठक ने ब्रिक्स देशों को अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने का अवसर दिया, विशेष रूप से 5 सदस्यों में से 2 के रूप में रूस और चीन। काबुल में एक राजनयिक उपस्थिति जारी है, जहां एक अंतरिम तालिबान सरकार के कुछ दिनों में औपचारिक प्रभार लेने की उम्मीद है। ब्रिक्स देश स्पष्ट रूप से तालिबान के साथ, रूस और चीन के साथ इस मुद्दे पर सक्रिय नीति अपनाने के लिए विभाजित हैं। एक रूसी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए तुर्की, कतर, चीन और ईरान को आमंत्रित किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। पढ़ते हैं अगली न्यूज और अगली न्यूज, जिसका टाइटल है IIT's टॉप सेंटर्स रैंकिंग फॉर 2021। का हिंदी में मतलब है 2021 के IIT शीर्ष केंद्र की रैंकिंग में। तो यहाँ नीचे आप फिगर में देख सकते हैं कि टोटल 10 इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी की सूची है, जिसमें से IIT के ही 10 में से 8 संस्थान हैं। बाकी के 2 संस्थान में से 9वें नंबर पे JNU दिल्ली और BHU वाराणसी। सबसे अधिक स्कोर के साथ IIT मद्रास नंबर 1 पोजीशन पर है, का स्कोर है 86.8 और सबसे लोवेस्ट स्कोर के साथ BHU वाराणसी है, का स्कोर है 63.1। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लगातार तीसरे वर्ष देश में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया गया, जिसने गुरुवार को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत अपनी भारतीय रैंकिंग 2021 जारी। शीर्ष 10 में से 7 स्थानों पर कब्जा करते हुए IIT ने समग्र रैंकिंग में अपना दबदबा बनाया। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। इसके बाद बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी में IIT हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर थे। विश्वविद्यालयों में IISc को पहला स्थान दिया गया। उसके बाद JNU, BHU, कलकत्ता विश्वविद्यालय, अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, जादवपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयों में कुल 12 और कुल मिलाकर 19 को स्थान दिया गया। इंजीनियरिंग संस्थानों में IIT मद्रास नंबर 1 था। के बाद दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और हैदराबाद में IIT और तिरुचिरापल्ली और सूरत कल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT थे। शीर्ष पर IIM अहमदाबाद। प्रबंधन संस्थानों के लिए IIM अहमदाबाद को एक स्थान दिया गया। इसके बाद IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता, IIM कोझिकोड, IIT दिल्ली, माफ कीजिएगा, IIT कोझिकोड, IIT दिल्ली, IIM इंदौर, IIM लखनऊ, जमशेदपुर में जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, IIT खड़गपुर और IIT बम्बई। फार्मेसी के लिए जामिया हमदर्द को पहला स्थान मिला है। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय है। दंत चिकित्सा श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। अगला कहा जाने वाला आर्टिकल, इसका टाइटल है एडिबल ऑयल प्राइसेस लाइकली टू ईज बाय दिसंबर ऑफिशियल। हिंदी में टाइटल है दिसंबर तक खाद्य तेल की कीमतों में नरमी की संभावना आधिकारिक रूप से, लेकिन आयात शुल्क कम होने की संभावना नहीं, खाद्य सचिव का ऐसा कहा। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले आप चित्र में देख सकते हैं कि पिछले एक वर्ष के भीतर सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, वनस्पति ऑयल, पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल के दामों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो चलिए अब आगे इसे पढ़ना शुरू करते। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य तेल की कीमतों में दिसंबर तक नरमी आने की संभावना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जिंस वायदा कीमतों में गिरावट का रुख दिखा रहा है और साथ ही घरेलू तिलहन फसलों की आवक भी हो रही है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि सरकार तेल की कीमतों को कम करने के लिए आयात शुल्क में और कटौती से विवश होगी, क्योंकि इसे कोविड-19 से प्रभावित अपने स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। वैश्विक कीमतों में वृद्धि और भारत की सबसे बड़ी तिलहन फसल सोयाबीन के कम घरेलू उत्पादन के कारण प्रमुख खाद्य तेलों औसत खुदरा कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 48% तक की वृद्धि हुई है। हालांकि श्री पांडे ने विश्वास व्यक्त किया कि स्पाइक खत्म हो गया है। सोयाबीन और पाम तेल के लिए दिसंबर वायदा कीमतों में मामूली गिरावट के रुझान दिख रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमतों में और वृद्धि नहीं होगी। श्री पांडे ने कहा घरेलू सोयाबीन की फसल और रबी सरसों की आवक से भी कीमतों में नरमी लाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कीमतें नियंत्रण में रहनी चाहिए। गिरावट होगी, लेकिन बहुत नाटकीय गिरावट नहीं होगी, क्योंकि वैश्विक कमोडिटी दबाव अभी भी बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि वैश्विक कीमतों में उछाल का एक कारण चीन द्वारा खाद्य तेल की अत्यधिक खरीद है। एक और कारण यह है कि कई प्रमुख तेल उत्पादक आक्रामक रूप से जैव ईंधन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं और उस उद्देश्य के लिए खाद्य तेल फसलों को बदल रहे हैं। इसमें मलेशिया और इंडोनेशिया के पाम तेल के साथ साथ अमेरिका के सोयाबीन शामिल हैं। दो प्रकार के तेल जो भारत की घरेलू खपत का 50% बनाते हैं। भारत वर्तमान में अपनी खाद्य तेल जरूरतों का लगभग 60% आयात करता है, जिससे देश की खुदरा कीमतें अंतर्राष्ट्रीय दबावों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। हालांकि सरकारी कर और शुल्क भी खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज और। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज, इसका टाइटल है फुटप्रिंट्स ऑफ डायनासोर स्पीसीज फाउंड इन थार डेजर्ट। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। थार के रेगिस्तान में मिले डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले विशालकाय 200 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान है। एक प्रमुख खोज में राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार रेगिस्तान में डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान पाए गए हैं, जो राज्य के पश्चिमी भाग में विशाल सरीसृपों की उपस्थिति को साबित करते हैं, जो मेसोजोइक युग के दौरान टेथिस महासागर के समुद्र तट का निर्माण करते थे। समुद्र के किनारे की तलछट या गाद में बने पैरों के निशान बाद में स्थायी रूप से पत्थर जैसे हो गए। वे डायनासोर की 3 प्रजातियों से संबंधित हैं, यूब्रोटेंस सीएफ, गिगिंटेस यूब्रोटेंस, ग्लेनोसेंसिस और लेटर डेनोइस। जबकि गिगिंटेस और ग्लेनरोसेंसिस प्रजातियों में 35 सेंटीमीटर पैरों के निशान दूसरी प्रजाति के पदचिन्ह 5.5 पाए गए। माफ कीजिए, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सहायक प्रोफेसर
प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह परिहार, हाल ही में खोज करने वाले जीवाश्म विज्ञानियों टीम के सदस्य ने बताया कि शुक्रवार को पैरों के निशान 200 मिलियन वर्ष पुराने पाए गए थे और वे जैसलमेर के हायट गांव के पास पाए गए। डायनासोर की प्रजाति को थैरोपोड प्रकार का माना जाता है, जिसमें 3 अंकों वाली खोखली हड्डियों और पैरों की विशेषताएं होती। डॉक्टर परिहार ने कहा कि प्रारंभिक जुरासिक काल से संबंधित सभी 3 प्रजातियां मांसाहारी। यूब्रोटेस 15 से 12 मीटर तक लंबा हो सकता था। इसका वजन 500 किलोग्राम और 700 किलोग्राम के बीच हो सकता था, जबकि ग्रेलेटर की ऊंचाई 2 मीटर होने का अनुमान है, जो मानव के बराबर है, जिसकी लंबाई 3 मीटर तक। सावधानी पूर्वक भूवैज्ञानिक अवलोकनों ने वैज्ञानिकों को प्राचीन वातावरण की व्याख्या करने में सक्षम बनाया, जिसमें पैरों के निशान की चट्टानें कभी नरम तलछट जमा की। कक्ष और जैसलमेर घाट फील्ड वर्क सुझाव दिया है कि प्रारंभिक जुरासिक काल के दौरान मुख्य उल्लंघन के बाद समुद्र का स्तर कई बार बदल गया। डॉक्टर परिहर ने कहा कि ग्रेलेटर टेन्यूस फुटप्रिंट की कुछ विशेषताएं, जिसमें अंगों का एक विस्तृत कोण, बहुत संकीर्ण पैर की उंगलियां और लंबे पंजे शामिल हैं। टेनोनिक के शुरुआती जुरासिक चिनोजेनस के साथ मजबूत समानताएं थीं। 2014 में जयपुर में जुरासिक सिस्टम पर 9वीं राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित के बाद स्लोवाकिया में कोमेनियस विश्वविद्यालय के जॉन गल और पोलैंड में वार्सो विश्वविद्यालय के ग्रेगोर्ज पियनकोस्की ने भारत में डायनासोर के पैरों के निशान की खोज की थी। डॉक्टर परिहार ने कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में डायनासोर के और सबूत मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। यह राजस्थान में डायनासोर के अवशेषों के खोज की शुरुआत है। निकट भविष्य में तरह और समाप्त। अब हम पहुंच चुके हैं सबसे अंतिम सर्वाधिक लोकप्रिय लेख का टाइटल है 11 मोर शो निपा सिम्टम्स S251 कॉन्टैक्ट ऑफ विक्टिम ट्रेस्ड। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। 11 और लोगों में निपाह के लक्षण। पीड़ित के 251 संपर्कों का पता चला। संदिग्ध मामलों में माता पिता, 12 वर्षीय बच्चे के परिजन, 30 स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेशन में। केरल के कोझिकोड जिले के चतमंगलम के पास पजूर के 12 वर्षीय मोहम्मद हाशिम की यहां एक निजी अस्पताल में वायरल संक्रमण से मौत के एक दिन बाद निपाह संक्रमण के लक्षण वाले लोगों की संख्या सोमवार को बढ़कर 11 हो गई। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने देर शाम मीडिया को बताया कि हाशिम के माता पिता वयोली, अबूबकर और वाहिदा, उनके करीबी रिश्तेदार और स्वास्थ्यकर्मी लक्षणों में शामिल हैं। उनकी हालत स्थिर है। लड़के की मां को रविवार की रात बुखार था, लेकिन अब यह कम हो गया है। दूसरी जांच ने कहा कि मृतक की संपर्क सूची में लोगों की संख्या 251 हो गई है, जो और बढ़ सकती है। कुल संपर्कों में से 129 स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। उच्च जोखिम वाले 54 संपर्कों में से 30 स्वास्थ्यकर्ता हैं और सभी को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोझिकोड में छोड़ दिया गया। लड़के को निजी अस्पताल में भर्ती होने से पहले MCH कोझिकोड सहित कम से कम 4 स्वास्थ्य संस्थानों में ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि अधिकांश संपर्क स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ऐसा मंत्री ने कहा। इनमें से 2 मलप्पुरम और कन्नूर जिले के हैं, जिसके चलते रविवार को उन जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। मंत्री ने कहा कि MCH में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के तत्वाधान में एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसमें पॉइंट ऑफ केयर और RT-PCR दोनों तरह की जांच करने की सुविधा होगी। यहाँ 3 रोग सूचक व्यक्तियों के नमूनों का परीक्षण किया जाएगा और 8 अन्य लोगों को पुणे भेजा जा रहा था। पुणे से नतीजे सोमवार देर रात आने की उम्मीद है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने मृतक के परिसर से 2 बकरियों के रक्त के नमूने और मौखिक स्वाब भी एकत्र किए। इसी के साथ सर्वाधिक समाप्त है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी हैं। आपसे अगले वीडियो में तक धन्यवाद।